Hello and welcome to PMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about SAARC Charter Day, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. SAARC इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, 8 साउथ एशियन कंट्रीज. इन्हीं 8 देशों को मिलाकर के साउथ एशिया कहा जाता है. तो SAARC इंक्लूड्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव. SAARC को बनाया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ ए रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985. इसी कारण से इस दिन को 8 दिसंबर जो आज का दिन है इसको SAARC चार्टर डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है. आज ये दिन है आज का दिन SAARC चार्टर डे है और इसी कारण से SAARC पे ये आर्टिकल आया है जिसमें बताया जाएगा कि SAARC के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं. तो अगर SAARC की बात की जाए तो इट वाज फाउंडेड बाय 7 साउथ एशियन कंट्रीज़, लेकिन अफगानिस्तान लेटर ज्वाइंट इट in 13th एनुअल समिट इन द ईयर 2005. SAARC का हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट है इन काठमांडू, नेपाल, जबकि SAARC को बनाया गया था इन ढाका. तो ये सब कुछ पीटी पर्सपेक्टिव से बातें आप याद रख सकते हैं. अभी SAARC इज़ प्रूविंग आउट टू बी ए फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन. कैसे क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, मेजर इवेंट्स, उसको एक एक करके ज़रा देखते हैं. देखिए, जब मौजूदा सरकार हमारी पहली बार पावर में आई तो जिसको आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट स्टार्टेड इन 2014. उसमें स्टार्टिंग में ही हमारी सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई जिसको हम लोग कहते हैं नेबर फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें हमारी सरकार ने हमारे आसपास के जो भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश शुरू की. और इसकी शुरुआत की गई बाय इनवाइटिंग हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज इन द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो इस तरीके से एक नई फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत की गई बाय द करंट गवर्नमेंट इन द ईयर 2014, जिसको नेबर फर्स्ट पॉलिसी नाम से जाना जाता है. अभी नेबर फर्स्ट पॉलिसी को आगे ले जाते हुए, उसको लॉजिकली आगे एक्सटेंड करते हुए, इंडिया ने SAARC प्लेटफॉर्म पे 2 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश की. एंड दैट These 2 initiatives were brought or proposed by India in the year 2014 itself. मतलब इंडिया ने मौजूदा सरकार के अंतर्गत 2014 में काफ़ी इंथुजियाज्म के साथ नेबर फर्स्ट पॉलिसी इनिशिएटिव को अप्रोच किया. तो 2014 में जो SAARC की 18th समिट हुई थी इन काठमांडू नवंबर 2014, उसमें इंडिया ने 2 इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स दिए थे. पहला था मोटर व्हीकल अग्रीमेंट अक्रॉस SAARC नेशंस. तो मोटर व्हीकल अग्रीमेंट अगर साइन हो जाता, जो इंडिया ने प्रपोज किया था इन द ईयर 2014, तो उससे होता क्या कि इंडिया का कोई भी कार्गो या पैसेंजर व्हीकल वो दूसरे देशों में जा सकता था और दूसरे देशों के कार्गो या पैसेंजर व्हीकल्स अलग अलग देशों में मूव कर सकते थे, ट्रांजिट कर सकते थे अक्रॉस द साउथ एशियन कंट्रीज़. तो as I said, the agreement provided for the member states allowing the vehicles of one member state to ply in their territory of the other member state, और this included both cargo as well as passenger vehicles. तो इससे फ़ायदा क्या होता, ट्रेड और कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता. अभी कैसा है कि हमारे देश से कोई ट्रक चला मान लीजिए, तो पाकिस्तान बॉर्डर पे जा कर के वहाँ पे सामान अनलोड करना पड़ता है, फिर उस सामान को दूसरे पाकिस्तानी ट्रक में लोड करना होता है और फिर वो सामान फिर पाकिस्तानी टेरिटरी में जाता है. फिर वहाँ से अगर उसको अफ़गानिस्तान जाना है मान लीजिए, तो फिर अफ़गानिस्तान में उस सामान को, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर उस सामान को अनलोड होना होगा. फिर अफ़गानिस्तान साइड में उसको ट्रांसपोर्ट करके फिर वहाँ ट्रक पे लोड करा के भेजना होगा. तो बेसिकली इससे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी स्लो हो जाता है और ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होता है. तो ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करने के लिए साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में और मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वाइब्रेंट करने के लिए इंडिया ने प्रपोज किया मोटर व्हीकल अग्रीमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस, कार्गो एंड पैसेंजर व्हीकल्स कुड मूव अक्रॉस द टेरिटरीज ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़ और इससे ट्रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता. लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया अगेंस्ट मोटर व्हीकल अग्रीमेंट अमंग SAARC नेशंस प्रपोज्ड बाय इंडिया. दूसरा, इंडिया ने प्रपोज किया SAARC सैटेलाइट, जिसका टेक्निकल नाम है GSAT-9, जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था. इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया
सार्क सैटेलाइट. बेसिकली इट वाज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज टू साउथ एशियन कंट्रीज. तो इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया और इसके कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज साउथ एशिया के सारे कंट्रीज़ को अवेलेबल कराने का प्रॉमिस किया इंडिया ने, जिसको नाम दिया गया सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट. लेकिन पाकिस्तान ने इस सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट को भी रिजेक्ट कर दिया. बेसिकली पाकिस्तान नहीं चाहता है कि साउथ एशियन रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस ग्रो हो, इसलिए इंडिया के इस तरह के जो भी प्रपोजल्स होते हैं पाकिस्तान उसको ऑब्जेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है. एंड दिस इज़ हाउ इंडिया ने काफ़ी इंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट किया नेबर फर्स्ट पॉलिसी, बट मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स वर ऑब्जेक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड बाय पाकिस्तान. So you can say कि पाकिस्तान हैज़ बिन प्लेइंग ए स्पॉइल स्पोर्ट राइट सिंस बिगिनिंग, इंडिया के पॉजिटिव इनिशिएटिव के बावजूद भी. लेकिन फिर पाकिस्तान यहाँ रुका नहीं. पाकिस्तान केप्ट ऑन प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, और एक के बाद एक अलग अलग टेररिस्ट स्ट्राइक्स होते रहे. फॉर एग्जांपल बिल्कुल 2016 की शुरुआत में ही पठानकोट एयरबेस पे स्ट्राइक हुआ इंडिया के, टेरर स्ट्राइक. आई थिंक इट वाज 2 जनवरी 2016. फिर जून 2016 में उरी अटैक हुआ जो हमारे आर्मी बेस कैंप पे हुआ. उसके बाद से इंडिया ने पाकिस्तान को लेकर के काफ़ी हार्ड लाइन स्टैंड लेना शुरू कर दिया. इंडिया ने स्टेटमेंट दिया कि नाउ ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, सो नाउ इंडिया विल स्टॉप ऑल सॉर्ट्स ऑफ फॉर्मल टाइज विद पाकिस्तान. और तब से उरी अटैक के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी फॉर्मल रिलेशंस थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम में नेबर फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो भी रिलेशंस को आगे ले जाने की कोशिश की गई थी, वो सारे इनिशिएटिव्स स्ट्रक डाउन कर दिए गए. और तब से इंडिया पाकिस्तान काफ़ी सेग्लूटेड हैं. और इंडिया पाकिस्तान जो दो मेजर कंट्रीज़ हैं सार्क प्लेटफॉर्म पे, जब वही दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से डाइवर्ज हो गए, तो तब से सार्क हैज़ प्रूव टू बी ए फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि इंडिया ने 18 समिट के बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पे इंडिया ने ये दोनों प्रपोजल दिए थे, दैट वाज हेल्ड इन काठमांडू इन 2014. तब से लेकर के 19 समिट अब तक हुई ही नहीं है. 19 summit was proposed to be held in 2016 in Pakistan, but India rejected to participate in this summit, and that is how that summit got ultimately cancelled. और तब से 19 समिट हुई ही नहीं है. सो बेसिकली यू कैन से कि पाकिस्तान इज़ अ स्पॉइल स्पोर्ट इन सार्क फंक्शनिंग. पाकिस्तान को सी राजा मोहन साहब ने कहा है कि पाकिस्तान इज़ द लेजिएस्ट और द स्लोएस्ट कैमल इन सार्क कारवां. एट द सेम टाइम उरी अटैक के बाद से और खासकर पुलवामा 2019 के बाद से तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के कोऑर्डिनेशन को रिजेक्ट कर दिया है. एंड नाउ इंडिया इज़ लुकिंग फॉर सब रीजनल ग्रुपिंग इन साउथ एशिया. तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिजेक्ट पाकिस्तान. उसके अलावा जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं. सो आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान, बट सिंस 2016 आफ्टर उरी इंडिया इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू किल सार्क and abandon SARC and look for some other alternative where Pakistan is neglected basically, while other South Asian countries के साथ हम अच्छे relations बना सकें. इसलिए it can be said that SARC is dead and India killed SARC. ऐसे security experts या international relations के experts कहते हैं. ये आर्टिकल भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आया है. आज का दिन सार्क चार्टर डे है. इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है कि इंडिया is no longer looking forward to revive SARC, and there are basically slim chances of SARC getting revived. In such scenarios, India should look forward to strengthen other regional groupings such as BIMSTEC. तो अब SARC जब रिवाइव नहीं हो रहा है, SARC इज़ अबाउट टू डाई और डिक्लाइन, ऐसे हालात में जो बाकी रीजनल ग्रुपिंग है उनको रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए. और इसमें सबसे पहले आता है BIMSTEC ग्रुपिंग. तो BIMSTEC ग्रुप इज़ बेसिकली ए ग्रुप अमंगस्ट Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar and Thailand. This group was constituted in 1997. तो अब इसके 25 साल पूरे हो गए हैं. And basically if SARC is being abandoned, India should look forward to revive BIMSTEC. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about forecast of Indian economy, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, हाल फिलहाल में IMF, वर्ल्ड बैंक या RBI तीनों के हवाले से अलग अलग जगहों से इंडियन इकोनॉमी का फोरकास्ट आया है फॉर द फिस्कल ईयर 2023. तो अप्रैल महीने में इस साल 2022 के अप्रैल महीने में जब फोरकास्ट आया था तो फोरकास्ट वाज समवेयर क्लोज टू 7.2% कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 7.2%. बट नाउ दैट फोरकास्ट हैज़ बीन लोअर्ड बाय ऑल द थ्री
ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक और RBI, तीनों ने ही इंडिया के पॉसिबल ग्रोथ रेट को थोड़ा सा टैपर डाउन किया है. एंड नाउ as per a recent RBI report, Indian economy's growth rate will be somewhere close to 6.8% in the fiscal year 2023. तो 6.5 से लेकर के 7% के बीच में ग्रोथ रेट रहने वाली है एज पर RBI. अब जरा देखते हैं सम ऑफ द पॉजिटिव साइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ग्रोथ रेट इतना इंप्रेसिव नहीं है, येट आप देख सकते हैं कि देयर आर सम पॉजिटिव फैक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी. पॉजिटिव मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मीन्स कंपनीज देख लीजिए, बैंक्स, बैलेंस शीट देख लीजिए, ऑल ऑफ देम आर नाउ रिकवरिंग. खासकर पैंडेमिक के बाद से, कोविड-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट लगभग अब ख़त्म हो चुका है और तब से टूरिज्म इंडस्ट्री हैज़ स्टार्टेड टू पिक अप. दैट इज़ अनदर पॉजिटिव साइन इन इंडियन इकोनॉमी. इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ नाउ स्लोली गेटिंग अंडर कंट्रोल. सो RBI गवर्नर रिसेंटली सेड कि हाईएस्ट और द वर्स्ट ऑफ द इन्फ्लेशन टाइम इज़ नाउ लेफ्ट बिहाइंड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन विल बी नाउ कंट्रोल्ड. So this is how these are the three positive things about Indian economy in recent time. But there are some pressing challenges as well. इन challenges को याद रखिए और कभी भी इंडियन इकोनॉमी क्या मेजर challenges फेस कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा ये पॉइंट्स लिख सकते हैं. कुछ मोटी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और ये पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि आज वैलिड हैं 2 महीने बाद नहीं होंगे. सो बेसिकली ये पॉइंट्स इंडियन इकोनॉमी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये पॉइंट्स वैलिड रहने वाले आने वाले 2-3 सालों तक. So if you keep such points in mind, it will always help you in mains answer writing. Let us see some of the pressing challenges faced by Indian economy. Employment challenges are always there. India has been growing, Indian economy has been growing, but is not able to create enough number of jobs. That is why the biggest problem of Indian economy is known as jobless growth. And that jobless growth is basically leading to inequality in Indian society. दूसरा एक मेन जो आप समझ सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो रहा है इंडियन इकोनॉमी, वो है लैक ऑफ प्रिसाइज डेटा ऑन पोवर्टी. इंडिया ने 2011-12 से पोवर्टी एस्टिमेशन किया ही नहीं है. तो पोवर्टी एस्टिमेशन के लिए हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे कराया जाता है, जो लास्ट टाइम कराया गया था 2011-12 में, और तब से हमने पोवर्टी सर्वे कराया ही नहीं है. सो व्हेन वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ पुअर एंड देयर इज़ नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पुअर हाउस होल्ड, हाउ विल वी बी एबल टू मेक बेटर वेलफेयर पॉलिसीज़. 2017-18 में पॉलिसी एस्टिमेशन के लिए स्टेप्स लिए गए थे, बट देन दैट स्टेप वॉज अबैंडन्ड लेटर ऑन ड्यू टू सम टेक्निकल चैलेंजेस. उसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम जो इंडियन इकोनॉमी का है कि वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड. तो देखिए हमारा देश में, दिस इज़ वर्ल्ड बैंक डेटा, वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ वेरी लो. इट इज़ जस्ट बेटर दैन कंट्रीज लाइक येमेन, सीरिया, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, सोमालिया, मोरक्को, इजिप्ट, इंडिया. यानी कि वीमेन जो जॉब करने वाली वीमेन है उनकी संख्या हमारे देश में परसेंटेज वाइज पाकिस्तान से भी कम है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो इंगेज होती हैं, हार्डली देयर आर सम ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कंट्रीज जिससे हमारे देश के अंदर वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है. दिस इज़ वर्ल्ड बैंक डेटा, यू शुड मॉक इट अप. सो वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ वेरी लो. और दिक्कत क्या है कि वीमेन लिटरेसी बढ़ रही है, वीमेन लिटरेसी इज़ राइजिंग, बट इट इज़ नॉट लीडिंग टू इनफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन. तीसरा और चौथा सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि चाइना एज एन इकोनॉमी हैज़ नाउ पीक्ड अप. अब उसकी एवरेज एज भी बढ़ रही है और चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है. एंड दैट इज़ वाई नाउ कंपनीज आर मूविंग आउट ऑफ चाइना. ऐसे टाइम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एवरेज एज बढ़ता जा रहा है चाइना का, वहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गई है रिलेटिवली. चाइना अब रिच कंट्रीज़ में आ रहा है, तो वहाँ की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गई, तो मिनिमम वेजेज भी काफ़ी बढ़ गया. इसलिए कंपनियों के लिए अब वहाँ पे काम करना और लो कॉस्ट प्रोडक्शन करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज वेजेज हैव गॉन अप. एंड दैट इज़ वाई कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव आउट ऑफ चाइना. इन सच सिनारियो इंडिया शुड बी मोस्ट वायबल ऑप्शन, मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन, बट इंडिया हैज़ फेल्ड in attracting companies who are moving out of China. Many companies are opting for countries like Bangladesh and Vietnam rather than India. India का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी अभी इतना बेनिफिशियल साबित नहीं हो पाया है जितना इससे उम्मीद थी. वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स. एक्सचेंज रेट तो आपको पता ही है लगातार डिक्लाइन करता जा रहा है. इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन दीज टाइम्स, 81-82 रुपीज़ डॉलर पहुँच चुका है. और MSME सेक्टर पैंडेमिक के बाद से अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है. दैट इज़ अनदर प्रेसिंग प्रॉब्लम दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ फेसिंग.
द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द टर्म ग्लोबल साउथ। इसके बारे में मैंने लगभग 3 महीने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था, आज फिर इससे रिलेटेड आर्टिकल आया है, तो ज़रा देखते हैं। तो इस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो इंडिया को इस 1 दिसंबर 2022 से G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी मिल गई है। अब ये प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए रहेगी हमारे पास, 2022 से लेकर के 2023 तक। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है कि इंडिया विल लुक फॉरवर्ड टू बिकम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो क्या है ग्लोबल साउथ, वो ज़रा देखते हैं। देखिए माना जाता है कि पूरे दुनिया को एक इमेजिनरी लाइन की मदद से डिवाइड किया जा सकता है। ये इमेजिनरी लाइन कुछ इस तरीके की है, जिसमें जो नदर्न साइड के कंट्रीज़ है दे आर बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़। अब ये आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, बट ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें नदर्न साइड के कंट्रीज़ बेसिकली दे आर नोन एज मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड दे आर नोन एज ग्लोबल नॉर्थ। तो ये लाइन आप जाकर के देखिए ऐसे बेंड हो जाता है, और ग्लोबल नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आते हैं जो जोग्राफिकली सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये लाइन ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, एंड दिस लाइन बेसिकली डिवाइड्स countries which are known as global north, which are basically developed countries, and this line differentiates global north from global south, which are basically the poor and third world countries. तो global south में आ जाते हैं लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड ओशियाना कंट्रीज, जबकि बेसिकली दीज आर द लो इनकम कंट्रीज, दे आर पॉलिटिकली एंड कल्चरली मार्जिनलाइज्ड, वाइल ग्लोबल नॉर्थ में आ जाते हैं कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, which are relatively dominant, developed, industrialized countries. तो G20 की प्रेसिडेंसी के बाद इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले अ लीडरशिप रोल फॉर दीज ग्लोबल साउथ कंट्रीज। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड सॉइल डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाल फिलहाल में 5 दिसंबर जो बीता हुआ था, उस दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड सॉइल डे की तरह सेलिब्रेट किया गया। यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है FAO, ये वर्ल्ड सॉइल डे को मनाती है। थीम इस साल का वर्ल्ड सॉइल डे का है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। सॉइल पे कभी भी सवाल आ जाए मेंस में तो 3 SDG गोल्स आपको याद रखना है कि सॉइल प्रोटेक्शन क्यों करना चाहिए। सॉइल पे सवाल आ जाता है, GS पेपर 1 में आ सकता है, नहीं तो GS पेपर 3 में आता है। तो सॉइल पे कभी भी सवाल आ जाए तो आप मेंस में फिलर मटेरियल की तरह इंट्रोडक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कीपिंग सॉइल हेल्दी could be attributed to 3 of the SDG goals. SDG goal number 6, which talks about clean water and sanitation. Sustainable development goal number 13, which talks about climate action through sequestration, where soil can play a pivotal role. And SDG number 15, life and land, which talks about healthy soil that are essential for sustainable management of forest. सॉइल रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। बेलगावी डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर्स विथ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ऑल द 3। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इज क्रिएटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिकली बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग बिकॉज कार्टेजेना ने नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये आईची टारगेट्स अडॉप्ट किए गए थे और नन ऑफ द आईची टारगेट्स हैव बीन कंप्लीटली फुलफिल्ड, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।